दोस्तों, अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना ही है, जो नौकरी पाने की सोची है उसको पाना ही है, तो फिर मेहनत से क्या घबराना, मेहनत से क्या डरना। और जैसा कि किसी ने लिखा है कि जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 12 जुलाई के करंट अफेयर। और देखिए फ्रेंड्स, आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे, इसके लिए हम आपको डेली पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा जो मंथली पीडीएफ होती है वो भी आपको दी जाती है। तो मंथली पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को ओपन करने पर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का तरीका पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, कोयला मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा बन गया है। तो फ्रेंड्स, शीर्ष राज्य बन गया है छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन बी, याद रखना। हालांकि अगर देखा जाए तो भारत में इस समय जो टॉप 3 स्टेट हैं कोयला उत्पादन में, वो है पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है, फिर आता है ओडिशा, और ओडिशा के बाद आता है कौन सा, ओडिशा के बाद आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेट हैं, तो इसको आपको याद रखना होगा। कोयला मंत्रालय के 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल कोयला उत्पादन 2020-21 के दौरान 2.02% की गिरावट के साथ 716.084 मिलियन टन दर्ज किया गया है, और इसमें 671.297 मीट्रिक टन कोयला ये गैर कोकिंग कोयला रहा, और 44.787 मीट्रिक टन कोयला ये कोकिंग कोयला था। छत्तीसगढ़ ने कुल 158.409 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन खुद किया था। तो टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न होगा कि 6 जुलाई 2021 को मिस्री किस्म की चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट श्रीनगर से किस देश को निर्यात किया गया, और इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले हमने ये पढ़ा था कि एक जर्दालू नामक आम होता है, तो ये आम जो है कहाँ पर पैदा होता है, ये भागलपुर बिहार में पैदा होता है, और इसे 2018 में जीआई टैग भी मिला था। तो इसकी जो पहली खेप थी वो किस देश को भेजी गई थी, तो ये भेजी गई थी ब्रिटेन को, याद रखना। और अब बात करते हैं हम मिस्री की उसकी चेरी के बारे में। तो ये काफ़ी समृद्ध मानी जाती है। समृद्ध मतलब स्वास्थ्य लाभ के साथ विटामिन, खनिज और पौधों के यौगिक तत्व तो इसमें मौजूद होते हैं। बेसिकली जम्मू कश्मीर में डबल, मखमली, मिस्री और इटली नाम की 4 प्रमुख चेरी की किस्में पाई जाती हैं, और जम्मू कश्मीर भारत के कुल चेरी की वाणिज्यिक किस्मों के उत्पादन का 95% प्लस का उत्पादन खुद ही करता है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, इसको आपको याद रखना है। और मिस्री किस्म की जो चेरी है वो कहाँ पर भेजी गई है, दुबई भेजी गई है। अगला प्रश्न होगा, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस ये अभी हाल ही में मनाया गया था, तो आपको बताना है कि ये कब मनाया गया। नेशनल फिश फार्मर्स डे। दोस्तों, ये जो दिवस होता है ये उन किसानों को समर्पित होता है जो कि मछली पालन करते हैं, और ये प्रतिवर्ष 10 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, 11 जुलाई को क्या होगा, वो 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। ये कब होता है, ये 11 जुलाई को होता है। ठीक है। अच्छा, नेशनल वोटर्स डे आपको याद है, नेशनल वोटर्स डे ये कब होता है, तो ये होता है प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को होता है, याद रखना इसको भी। 9 जुलाई को अभी हाल ही में क्या मनाया गया था, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, नेशनल स्टूडेंट डे। और 6 जुलाई को क्या मनाया गया था, 6 जुलाई को मनाया गया था वर्ल्ड जूनोसिस डे, आपको याद होगा। तो अब बात करते हैं राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के बारे में, जो कि प्रतिवर्ष 10 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड यानी कि नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड NFDB के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग के द्वारा हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको यह भी याद रखना है कि यह दिन मत्स्य किसानों, जलीय उद्यमियों, मछुआरों, हितधारकों और मत्स्य पालन में उनके योगदान के लिए मत्स्य पालन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन वैज्ञानिकों डॉक्टर KH अली कुन्हू और डॉक्टर HL चौधरी की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिन्होंने 10 जुलाई 1957 को भारतीय प्रमुख कार्पों की प्रेरित प्रजनन तकनीक का आविष्कार किया था। और 2021 में 21वां राष्ट्रीय मछली दिवस, यानी कि 2021 में 21वां राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया है।
तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न होगा कि हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष होता है 11 जुलाई को, मैंने आपको बताया था। और अभी हाल ही में 10 जुलाई को बनाया गया था राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, ये भी अभी भी हमने डिस्कस किया। अच्छा, ये बताओ कि 12 जुलाई को क्या होगा। तो 12 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय सादगी दिवस, राष्ट्रीय सादगी दिवस। और अगर बात करें 22 जुलाई, तो 22 जुलाई को होगा राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस, राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद के प्रयास से। और 11 जुलाई 1987 तक वैश्विक जनसंख्या का आंकड़ा 5 अरब के भी पार हो चुका था। और वैश्विक स्तर पर यह महसूस किया गया कि इस दिवस को सिर्फ बंद कमरों तक ही सीमित ना रखा जाए। अच्छा, इसकी थीम भी होती है हर वर्ष, हालांकि इस साल की थीम काफ़ी लंबी है तो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना न के बराबर है, लेकिन थीम एक बार आप लोग पढ़ लो। थीम है राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर, वेदर बेबी बूम और बस्ट, द सोल्यूशन टू शिफ्टिंग फर्टिलिटी रेट्स लाइज इन प्रायोरिटाइजिंग ऑल पीपल्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। तो ये थीम है, काफ़ी लंबी थीम है, तो बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने की संभावना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये किताब आई है हाल ही में, प्रेगनेंसी बाइबल। आपको बताना है कि ये किताब किसने लिखी है। तो ये किताब लिखी गई है करीना कपूर खान के द्वारा, ऑप्शन सी। इसी के साथ कुछ अन्य किताबें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें एक किताब है अनुपम खेर की जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज़ टुडे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोनू सूद की एक किताब आई है आई एम नो मसीहा। और ऑपरेशन खुखरी ये किताब लिखी गई है राजपाल पुनिया और उनकी बेटी दामिनी पुनिया के द्वारा मिलकर। और तहमीमा अमन की एक किताब है द स्टार्टअप वाइफ, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे आईसीसी के कार्यवाहक सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं अभी तक आईसीसी के जो सीईओ हुआ करते थे वो हुआ करते थे मनु साहनी, ठीक है। लेकिन अब कार्यवाहक सीईओ बनाए गए हैं जियोफ एडारलिस, जियोफ एडारलिस। तो मनु साहनी को हटा दिया गया है, ये तस्वीर मनु साहनी की है, और इनकी जगह पर जियोफ एडारलिस को कार्यवाहक सीईओ बनाया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड का। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आईसीसी ने अपने बयान में कहा है कि मुख्य कार्यकारी मनु साहनी तुरंत प्रभाव से संगठन छोड़ रहे हैं। जियोफ एडारलिस कार्यकारी सीईओ का काम पूर्ववत संभालते रहेंगे। साहनी को अपने साथियों के साथ सख्त व्यवहार के कारण मार्च में जांच लंबित रहने तक अवकाश पर भेज दिया गया था। साहनी ने विश्व संस्था की उनके खिलाफ जांच को पूर्व नियोजित साजिश करार दिया था। वह 2019 में आईसीसी विश्व कप के बाद डेव रिचर्डसन की जगह सीईओ बने थे और उनका कार्यकाल 2022 में समाप्त होना था, लेकिन अभी हाल ही में उनको बीच में ही हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट 2021 नामक रिपोर्ट को किस संस्थान ने जारी किया है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि ऑक्सफैम ने। तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट दुनिया भर में भूख से 11 मौत हो रही है। ऑक्सफैम ने इस तीव्र भूख के लिए कोविड-19, जलवायु संकट और संघर्ष को जिम्मेदार बताया है। इस रिपोर्ट में जिन देशों की भूखमरी से सर्वाधिक प्रभावितों की सूची में रखा गया है उनमें अफगानिस्तान, इथियोपिया, दक्षिणी सूडान, सीरिया और यमन शामिल हैं। और इन सभी देशों में अनाज के लिए संघर्ष के हालात हैं। बात करते हैं ऑक्सफैम के बारे में। तो ऑक्सफैम गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाली एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नैरोबी, केन्या में। फाउंडर थे सेसिल जैक्सन कोले और स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1942 में ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न होगा कि बोनालू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, बताओ। और ये पर्व होता है तेलंगाना में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। बोनालू पर्व के बारे में बात करें तो बोनालू पर्व महाकाली बोनलू इसको कहा भी जाता है, एक दूसरा नाम इसका है महाकाली बोनलू। तो यह एक हिंदू त्यौहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। बोनालू तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है जो हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के कई अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। यह आषाढ़ महीने में अर्थात जुलाई या अगस्त के महीने में मनाया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है। तो ये प्रश्न हमने कल भी किया था डिस्कस, आज मैंने इसे रखा है रिवीजन के लिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है जापान का, और दूसरे स्थान पर है सिंगापुर, ठीक है।
तीसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया और जर्मनी मिलकर। बात करें अगर भारत के बारे में तो 2020 में भारत की रैंक कितनी थी, 84 थी। और अगर बात करें 2021 में भारत की रैंक कितनी है तो ये 90 है। तो 6 अंक की गिरावट देखी गई है भारत के मतलब भारत की रैंकिंग में। लेकिन एक बात याद रखना, कुल मिला के 58 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर भारत के जो यात्री हैं वो वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। और ये 58 कंट्रीज जो हैं ये 2020 में भी थे और 2021 में भी थे। यानी कि रैंकिंग में बदलाव भले हुआ है लेकिन जो देशों की संख्या है वो दोनों साल लगभग अस्थायी है, नियत है। बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में तो पाकिस्तान 113वें नंबर पर है और उसके नागरिकों को केवल 32 देश ही वीज़ा फ्री अनुमति देते हैं। सूची में अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है, उसे 116वीं रैंक हासिल है। कुल 26 देश वीज़ा फ्री आने की अनुमति देते हैं अफगानिस्तान के नागरिकों को। चीन की बात करें तो चीन 68वें स्थान पर है और यूएई है 15वें स्थान पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के अधीन कर दिया है? सार्वजनिक उद्यम विभाग, तो फ्रेंड्स ये जो सार्वजनिक उद्यम विभाग है इसे वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। देखिए जो प्राक्कलन समिति थी 1962 से 1967 यानी कि तीसरी लोकसभा की, उसने अपनी 52वीं रिपोर्ट में एक समन्वय यूनिट के गठन की जरूरत पर बल दिया था जो लोक उद्यमों की निष्पादकता का निरंतर मूल्यांकन भी कर सके। और इसके फलस्वरूप वित्त मंत्रालय में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो यानी कि बीपीई की स्थापना 1965 में की गई थी। उसके बाद सितंबर 1985 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों विभागों का पुनर्गठन होने पर बीपीई को उद्योग मंत्रालय का हिस्सा बनाया गया था और 1990 में बीपीई को एक पूर्ण विभाग बना दिया गया और अब इस विभाग का नाम लोक उद्यम विभाग यानी कि डीपीई कर दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, और वर्तमान में यह वित्त मंत्रालय का हिस्सा बन गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न होगा कि हाल ही में किस राज्य में पहली यात्री ट्रेन चलाई गई? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में एक ट्रायल किया गया है मणिपुर में। हालांकि अभी ट्रेन सेवाएं यहाँ पर शुरू नहीं हुई हैं लेकिन मणिपुर में पहली बार ट्रायल किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अभी ट्रेन नहीं चलती हैं। इसमें मणिपुर में सबसे पहले ट्रेन चलाई जाएगी, इसके बाद नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर यह बता दें कि देश के पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर का 74 साल पुराना सपना शुक्रवार को सच हुआ है। देश की आज़ादी के बाद से मणिपुर को पहली ट्रेन का इंतजार था। अब यह इंतजार खत्म हुआ और जल्द मणिपुर रेल लाइन से सीधे देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगा। शुक्रवार को असम के सिलचर के मणिपुर के बंगाई चुंग पाऊ तक के लिए ट्रायल रन का काम पूरा हुआ। मणिपुर के अलावा सिक्किम में भी रेल नेटवर्क नहीं है। हालांकि इसके लिए सिक्किम के लोग 14 साल से इंतजार कर रहे हैं। सिक्किम में रेल नेटवर्क का शिलान्यास साल 2009 में ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते किया गया था। इस प्रोजेक्ट के साल 2022 तक के आखिर तक पूरे होने की बात कही गई है। इसके अलावा मिजोरम और नागालैंड भी ऐसे राज्य हैं जो भारत के रेल नक्शे पर नहीं हैं और इन्हें रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए तेजी से काम चल रहा है। 2023 तक इनको भी कनेक्ट कर दिया जाएगा रेलवे के नेटवर्क से। अगला प्रश्न होगा कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? और ये हैं कौशिक बसु। अच्छा, इनकी अभी अभी एक किताब आई थी जो कि काफ़ी चर्चा में रही थी। किताब का नाम क्या था? तो किताब का नाम था पॉलिसी मेकर जर्नल्स फ्रॉम दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। आपको याद होगा। ठीक दोस्तों, बात करते हैं हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड के बारे में। तो प्रतिष्ठित पुरस्कार अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा यह प्रायोजित है और प्रत्येक वर्ष 100 प्राप्तकर्ताओं को यह प्रदान किया जाता है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को उनके काम के लिए सम्मानित करता है। इस पुरस्कार में 60,000 यूरो की पुरस्कार राशि और जर्मनी में एक वैज्ञानिक संस्थान में 12 महीने तक अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने की पेशकश शामिल है। और अब बारी है क्विज नंबर 191 की। प्रश्न ये पूछा गया था कि जुलाई 2021 में क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या था? सही आंसर था ऑप्शन सी, एल्सा। तो आप सभी के जो आंसर रहे वो सराहनीय रहे और बिल्कुल करेक्ट रहे। अब बारी है क्विज नंबर 192 की। बताइए कि जुलाई 2021 में भारत किस देश के साथ 2+2 डायलॉग का आयोजन करने जा रहा है? तो ये हैं आपके ऑप्शन। और फ्रेंड्स, आपको चलते फिर याद दिला दें कि लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पर आइए
वहाँ पर आपको डेली PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके अलावा मंथली PDF के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद।